बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ओ माई कोटा। बड़ा अजीब सा नाम है ओ माई कोटा, या इनको कहते हैं वाटर मोल्स। और ये फंजाई लाइक प्रोटिस्टा की एक अहम शाख है। इनमें कुछ चीज़ें फंजाई से डिफरेंट हैं। मसलन इनकी सेल वॉल ये सेलुलोज की बनी है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है। इसी तरह ये जनरल कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। इसकी एक मिसाल है, वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फाइटोफोरा इन्फेस्टांस इसका नाम है, फाइटोफोरा इन्फेस्टांस। ये पाकिस्तान में भी है और हिस्ट्री में इसने अपना नाम पैदा किया है। 1840 में 1840 में आयरलैंड में कहत आ गया था, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोग सफ़र हुए। बहुत सारे मर गए, बहुत सारों ने अपना इलाका छोड़ा। उन सब का सबब ये था, ये आलू के पौधे को इन्फेक्ट करता है, पैरासाइट है ये। और आयरलैंड के लोग, उनकी खुराक आलू है, स्टेपल फ्रूट जिसको कहते हैं ना। हमारी स्टेपल फ्रूट गंदम और चावल है, उनका आलू है। सारे आलू खाते थे। तो कहा गया कि 6-7 साल तक लगातार सर्दियां लंबी हुई और वो टेम्परेचर इसके लिए बहुत मुनासिब हो गया। तो आलू के अंदर इसने इन्फेक्शन किया, सारे आलू तबाह बर्बाद हो गए। लगातार इतने साल तक आलू ख़राब हो जाएंगे, जिसको वो खुराक के तौर पर खा रहे थे। तो कहत आ गया और लोग मरने लगे या माइग्रेट करके खाली हो गया पूरा। तो फाइटोफोरा इन्फेस्टांस अभी इस पर काबू पाया गया है। पाकिस्तान में भी ये है। इसी जैसे हैं ये सारे ओ माइकोटा। ओ माइकोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल के दौरान एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको ओ स्पोर कहते हैं। ओ स्पोर, उसकी वजह से इनका नाम ये पड़ गया है। और ये पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी पैरासाइटिक लाइफ साइकिल गुजारते हैं। बहरहाल हम इनके लाइफ साइकिल में 2 फेजेस हैं, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। दोनों को देखते हैं। फर्ज करें, अच्छा एक और चीज़, इनके सेल्स को हाइफी कहा जाता है। फंजाई के सेल को भी हाइफी कहते हैं। इनके हाइफी नॉन सेप्टेट या सीनोसाइटिक है। सीनोसाइटिक का मतलब है कि एक बहुत बड़ा सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। इनके बारे में राय ये है कि ये पहले इस तरह के सेल्स थे, अलग अलग सेल्स। ये सेल्स आपस में फ्यूज हुए, अंदर से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, तो ये एक बड़ा सेल बन गया जिसको हाइफी कहा जाता है। तो सबसे पहले फर्ज कर लें, मैं फाइटोफोरा का लाइफ साइकिल सरसरी बताता हूँ, फिर उसके बाद इनके जनरल लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। इसका मतलब हाइफी मल्टीन्यूक्लिएटेड। सीनोसाइटिक जो भी हाइफी होगा वो मल्टीन्यूक्लिएट ही होगा। तो ये सीनोसाइटिक वाली टर्म फंजाई में भी इस्तेमाल हुई, यहाँ भी इस्तेमाल हुई और एलजी में भी इस्तेमाल हुई। अच्छा फर्ज करें ये आलू है, अभी इस साल का बन गया है। इसके अंदर इसके हाइफी बिखरे हुए होंगे, डॉर्मेंट रहेंगे ये हाइफी। आलू काश करते वक्त हम इसको काट के ज़मीन के अंदर लगाते हैं ना, तो इसके अंदर इसके हाइफी हैं, लेकिन कोई एक्टिविटी शो नहीं करती। अगले साल जब आलू उगेगा तो आलू के स्टेम के अंदर इसके हाइफी भी ग्रो करेंगे और आलू में जब लीफ बनेगा तो ये हाइफी लीफ तक भी पहुंचेंगे। यानी आलू के पूरे पौधे को ये फ्रीली उगने का मौका देंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लीफ फुली मैच्योर हो जाए और अब यहाँ नीचे आलू बनना शुरू हो जाएगा, उस वक्त क्या करेंगे, ये अपने हाइफी को बढ़ाएंगे। हाइफी को बढ़ा के स्टोमेटा के थ्रू इनके हाइफी बाहर लटकेंगे। तो जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे आलू के, तो फिर वहां से आलू के लिए फोटोसिंथेसिस भी मुश्किल, रेस्पिरेशन भी मुश्किल। स्टोमेटा बंद हो तो यहीं से गैस एक्सचेंज हो रहा है। फिर क्या होगा, ये लीफ आस्ता आस्ता सूखना शुरू हो जाएगा। जब सारे लीफ सूख जाएंगे तो नीचे आलू बनेंगे। ये विजिबल होता है सर?
ये विजिबल नहीं होता, ये बहुत बारीक है इसलिए विजिबल नहीं होता। तो इस तरह से ये पूरी फसल को ये तबाह करता है। अब जनरल लाइफ साइकिल देखते हैं। फर्ज करें इनका स्पोर, इनके सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा तो इस तरह से जर्मिनेशन ट्यूब बनी। इस जर्मिनेशन ट्यूब से दो तरह के हाइफी बनेंगे। एक ये बना है, एक से नहीं बनेंगे, कई स्पोर्स ग्रो करेंगे। एक हाइफी ये है। इन हाइफी के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। एक को कहा जाता है मेल गेमेटेंजियम या एंथ्रीडियम कहते हैं इसको, एंथ्रीडियम, और दूसरे को फीमेल गेमेटेंजियम या ऊगोनियम कहते हैं। इस ऊगोनियम के अंदर कई एग्स होंगे, कम से कम एक एग होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 एग्स होंगे। इधर इन्होंने संभाला हुआ है। और इधर मेल गेमीट्स होंगे, स्पर्म्स, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो ये फिगर आपने याद रखना। स्पर्म्स लातादाद है, एग्स लिमिटेड है, कम से कम एक एग, ज्यादा से ज्यादा 8 एग। फिर क्या होगा, ये दोनों हाइफी एक दूसरे को टच करेंगे। टच करने के बाद ग्रोथ के नतीजे में ये मूव कर रहे हैं। याद रखना कि मूवमेंट में ग्रोथ मूवमेंट है। ग्रो करके जब एक दूसरे को टच करेंगे ऐसे, तो इसके बाद क्या होगा, एग और स्पर्म्स फ्यूज हो जाएंगे। एग्स और स्पर्म्स फ्यूज हो जाएंगे तो मल्टी फर्टिलाइजेशन होगा। बहुत सारी फर्टिलाइजेशन, कम से कम 8 फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगी। फर्टिलाइज्ड जो एग्स होंगे, अब उनको क्या कहा जाएगा, जाइगोट। जाइगोट बना है, ये जाइगोट डेवलप होगा, ये सेल इसी के अंदर है अभी तक, और ये सेल अपने गिर्द एक खोल चढ़ाता है। खोल जरूरत पड़ने पर चढ़ाया जाता है। अगर हालात साजगार नहीं हुए तो खोल चढ़ाएगा सिस्ट। सिस्ट के अंदर ये इनएक्टिव रहेगा, और जब हालात साजगार होंगे तो क्या करेगा, फिर ये ग्रो करके इस तरह से जर्मिनेशन ट्यूब बनाएगा और लाइफ साइकिल चलेगी। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज। दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी के ये ग्रो करेगा तो ये जर्मिनेशन ट्यूब बनी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें शाखें निकली। ये सारे क्या हैं, सिनोसाइटिक हाइफी हैं। इन्हीं हाइफी के एंड्स फूल जाएंगे। फूल जाएंगे तो इसको कहा जाता है स्पोरेंजियम। लेकिन 2 टर्म्स मैंने इस्तेमाल की। ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रही थी उनको गेमेटेंजियम कहते हैं। गेमेटेंजियम इज गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ये स्पोरेंजियम है तो इट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये याद रखना, स्पोर और गेमीट दोनों हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। गेमीट उस हैप्लॉइड सेल को कहते हैं जो जब तक किसी और गेमीट से फर्टिलाइज ना हो ये मजीद कोई ग्रोथ जर्मिनेशन नहीं कर सकता। जबकि स्पोर एक ऐसा हैप्लॉइड सेल है जो फर्टिलाइजेशन के बगैर भी जर्मिनेट कर सकता है, जर्मिनेट उगने को कहते हैं। तो इसके अंदर लातादाद स्पोर्स बनेंगे माइटोसिस के जरिए। फिर क्या होगा, ये स्पोरेंजियम रप्चर हो जाएगी। ऐसे रप्चर होने से सारे स्पोर्स फ्री हो जाएंगे। फ्री होने वाले ये स्पोर्स एक तरह से ऐसे सेल्स हैं जिनमें एक फ्लैजेलम मौजूद है, और इस फ्लैजेलम की मदद से ये पानी या गीले माहौल में स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग करने का मतलब ये फैल रहे हैं। फैलते फैलते ये फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें फ्लैजेलम तो है, एक जर्मिनेशन ट्यूब बनेगी, और इस जर्मिनेशन ट्यूब के मजीद ग्रो करने के साथ ही इनका पूरा जिस्म बन जाएगा, जिसको आप माइसीलियम कहते थे। इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी। अच्छा, बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाई गई है, कोनिडियम।
कोनिडिया यहाँ नहीं है। एक फर्क बताता हूँ, आप खुद फैसला करें। अगर कोई थैली हो जिसके अंदर सेल हो तो इसको कहते हैं स्पोर्स, सेल्स को स्पोर कहते हैं, थैली को स्पोरेंजियम। कोनिडियम क्या है? थैली तो है, सेल्स बाहर हों तो तब ये सेल्स कोनिडिया कहलाते हैं और ये स्ट्रक्चर कोनिडियम कहलाते हैं। तो बुक की डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस थैली के अंदर भी स्पोर्स को अंदर दिखाया है, तो वो कोनिडियम नहीं है, बस ये स्पोर्स है। तो स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोरुलेशन कहा जाएगा और गेमिट के जरिए जो रिप्रोडक्शन हुई है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा। इस तरह इनकी तादाद फैलती रहती है, जैसे हालात दस्तयाब होंगे वैसे ये रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर सेट ऑफ कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, they will reproduce sexually. If the conditions favor asexual reproduction, they will reproduce asexually. ठीक हो गया? इस तरह ये फैल जाते हैं। ये इनका जनरल डिस्कशन था। इसके साथ ही इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। इस जो हमारे पास स्पोर्स होंगे वो तो हैप्लॉइड होंगे ना? जी जी। तो जब वो मैच्योर के एडल्ट बनाएंगे तो एडल्ट के 2n होता है, तो वो कैसे? 2n वाला जो हुआ था वो मियोसिस से डिवाइड हुआ था। अच्छा, जो स्पोर से बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, वो माइटोसिस से डिवाइड होगा। जो गेमीट से बना था, जू स्पोर कहा था ना, उसी को ऊ स्पोर भी कहते हैं भाषा में। ऊ स्पोर, सॉरी, जू स्पोर नहीं कहते उसको। जाइगोट से मैंने कहा था ना स्पोर, ऊ स्पोर इसलिए कहते हैं कि ये हरकत नहीं कर सकता, सिस्ट बना के डॉर्मेंट हुआ है। अगर उसमें फ्लैजेला होते और हरकत करता है तब उसको जू स्पोर कहते हैं। तो ये जो एसेक्सुअली बना है वो जू स्पोर है, सेक्सुअली जो बना था वो स्पोर। इसके बाद है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, यहां पर आपने मेरे साथ चलना है। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। और माइकोलॉजी क्यों कहा, उसकी शायद वजह ये है, द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। फंजाई के जिस्म को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। इसी माइसीलियम से माइकोलॉजी बना है। अच्छा, ये किंगडम है तो इस किंगडम में शामिल होने की शराइत क्या है ये पहले देखिए। सबसे पहले किंगडम फंजाई के ऑल मेंबर्स आर यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। और हेटेरोट्रॉफ तो एनिमल भी हैं, लेकिन ये कैसे हैं? एब्जॉर्प्टिव फीडर्स हैं। एब्जॉर्प्टिव फीडर किसे कहते हैं? ये खुराक को जिस्म के अंदर लाके डाइजेस्ट नहीं करते। खुराक बाहर है, एंजाइम रिलीज करेंगे बाहर, एंजाइम उस खुराक को डाइजेस्ट करेंगे, फिर ये एब्जॉर्ब करेंगे और जिस्म के किसी भी हिस्से से ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यूकैरियोटिक हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं और एब्जॉर्प्टिव फीडर्स हैं। हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल लाजमी तौर पर मौजूद होती है और इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी। इसके अलावा एंडोमाइटोसिस, ये एक खास कैरेक्टर है। एंडोमाइटोसिस भी कहते हैं इसको, न्यूक्लियर माइटोसिस भी कहते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस, माइटोसिस का एक खास अमल है जो सिर्फ फंजाई में होता है और कहीं नहीं। वो कैसा है? अगर आपको सेल डिवीजन याद है तो माइटोसिस हो या मियोसिस, सेल डिवीजन के एक मरहले पर क्या होता था? इस तरह से सेंट्रियोल से माइटोटिक अपरेटस बनता था ना, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते थे। ये रूटीन है। फंजाई में क्या हो रहा है? ये फर्ज करें फंगल सेल है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोटिक अपरेटस बनता है और क्रोमोसोम इधर है। तो अंदर ही अंदर से क्रोमोसोम दो हिस्सों में तकसीम होकर फिर न्यूक्लियस तकसीम होकर दो हो जाते हैं, फिर सेल तकसीम होता है। तो इस तरह की माइटोसिस को एंडोमाइटोसिस भी कहते हैं, न्यूक्लियर माइटोसिस भी कहते हैं।
अच्छा, इनके पास एंडोमाइटोसिस उदाहरण बताइए। हाँ, एंडोमाइटोसिस का मतलब ये है कि आम सेल की तरह माइटोटिक अपरेटस बाहर बन के फिर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होकर वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, माइटोटिक अपरेटस ही न्यूक्लियस के अंदर बनता है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक हो गया। इसके अलावा दे हैव सेंट्रियोल्स, इनके पास सेंट्रियोल्स हैं। अब जरा इधर तवज्जो करें, इनको प्लांट किंगडम से अलग क्यों किया गया या एनिमल किंगडम में क्यों रखा, क्यों नहीं रखा गया? इनके एक दो कैरेक्टर प्लांट वाले हैं, एक दो कैरेक्टर एनिमल वाले हैं। मसलन हेटेरोट्रॉफ एनिमल है, प्लांट ऑटोट्रॉफ है, ये भी हेटेरोट्रॉफ है। सेल वॉल इनकी काइटिन की है, प्लांट की सेलुलोज की है। और काइटिन सेल वॉल के तौर पर नहीं, लेकिन एनिमल किंगडम में पाया जाता है इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन के तौर पर। तो काइटिन की मौजूदगी सेल वॉल ना सही, जनरल बॉडी का कवर एनिमल वाला है। एंडोमाइटोसिस यूनिक है इनका, और किसी के पास नहीं, जबकि सेंट्रियोल एनिमल में है, प्लांट में नहीं है। तो एनिमल वाली दो खूबियां इनके पास, हेटेरोट्रॉफ और सेंट्रियोल एनिमल वाले। लेकिन हेटेरोट्रॉफ में एनिमल इंजेस्टिव फीडर है, ये एब्जॉर्प्टिव फीडर है, यहां फर्क आ गया। एंडोमाइटोसिस सिर्फ इनमें पाया जाता है, सेल वॉल इनके पास है, एनिमल के पास नहीं है। तो अब इन बुनियादों पर ना हम इनको एनिमल किंगडम में रख सकते हैं, ना हम इसको प्लांट में रख सकते हैं। तो क्या करना पड़ा, फिर अलग किंगडम बनाना पड़ा। ठीक हो गया। अब ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। यहाँ से आगे आके हम आपको बुक वाली बातें बताते हैं, बुक में क्या तफसीलात हैं। तो सबसे पहले हैबिटेट, फंजाई हमें कहाँ मिली, बल्कि हैबिटेट से पहले एग्जाम्पल्स, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपके जहन में ये बात आ जाएगी। एग्जाम्पल्स हैं मशरूम्स, बहुत मशहूर नाम है ये मशरूम्स। आगे अगर इनकी इंपॉर्टेंस को फॉर्मेटिव में नहीं रखा गया तो वहां मैं बताऊंगा आपको। मशरूम्स ये इस तरह के, और ये खुराक का कितना बेहतरीन जरिया है। अभी हमें डराया जाता है ना खुराक से, अब देखें तो इनडायरेक्टली हमें सोशल मीडिया डरा रहा है, नेशनल मीडिया डरा रहा है, डॉक्टर डरा रहे हैं, चर्बी मत खाओ, गोश्त भी ज़्यादा मत खाओ, सब्जियां खाओ, नमक कम करो। साइड इफेक्ट है, ज़्यादा पौधे खाने से भी साइड इफेक्ट है। मसलन आप सलाद, ये जो पालक ज़्यादा खाएंगे तो पथरी होगी किडनी में, चर्बी ज़्यादा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो जाएं कहाँ, ये वाली बात है। लेकिन फंजाई से कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं आया। जो एडिबल फंजाई हैं वो खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इसको खुराक के तौर पर खाने का रिवाज अभी बहुत आम नहीं हुआ, लोगों ने कल्चर करना शुरू किया है, और फ्यूचर में ये बड़े आसान खुराक का जरिया बनेंगे। क्यों? इसके लिए रोशनी नहीं चाहिए। आप एक कमरा ले लें, शेल्फ लगा दें कमरे में भर के, उन शेल्फ में मट्टी कचरा डाल के इनके स्पोर्स छिड़क कर रख दें, ग्रो करेंगे एक से एक मज़े के, बहुत टेस्टी। तो मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, ट्रफल्स ये इस तरह का एक फंगस है, आपने अक्सर देखा होगा। बिबिलिस नाम कहते हैं बल्दी में, और शिमला में कुचूट, ये हजारों में दिखता है, ये भी इसी से ताल्लुक रखता है। इसी तरह पफ बॉल्स ये आमतौर पर जमीन के अंदर होते हैं गोल, कभी जमीन के बाहर भी आते हैं, सफेद देखा होगा। इनमें से भी कुछ एडिबल हैं, कुछ नॉन एडिबल। इसी तरह इसमें मोल्ड्स शामिल हैं। मोल्ड्स ये थ्रेड लाइक होते हैं, जो कल जिक्र हुआ था, पुरानी रोटी पर उगते हैं ये मोल्ड्स के। और इन सबसे मशहूर यीस्ट है। यीस्ट आप इस्तेमाल करते हैं ना घरों में, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये सारे फंजाई की अक़साम, फंजाई। अच्छा, अब इनके आते हैं जनरल कैरेक्टर्स की।
तो सबसे पहले हैबिटेट, फंजाई एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं हर तरह के माहौल में इनका कोई ना कोई नुमाइंदा पाया जाता है। और पैरासाइटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं। जो पानी में या लैंड पर बहुत सारे पाए जाते हैं, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? जो दूसरे किसी पर मोहताज नहीं है। लेकिन पैरासाइटिक तो मोहताज है। पैरासाइटिक फॉर्म्स ने इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, हर एक को मुतासिर किया है। मसलन हमारे जो स्किन की डिजीजेस हैं बहुत सारी, डर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं। ये फंजाई की एक बड़ी तादाद है जो हमारी स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। और छोटे बच्चों में रिंग वॉर्म्स कहलाते हैं, वो भी इनकी वजह से। आँखों में, नाक में और माउथ या लिप्स में इधर इन्फेक्शन करते हैं। बालों में जो खुश्की रुलाती है ना, डेंड्रफ, वो भी फंजाई। तो ये बहुत तकलीफें हैं जहाँ जिसके भी पैरासाइट हुए उस होस्ट को रुला के रख देते हैं। जबकि सिम्बायोटिक वाले बड़े मुफीद भी हैं, आगे पढ़ेंगे हम इनको। सिम्बायोटिक की दो मिसालें हैं। एक माइकोराइजा है, माइकोराइजा। ये प्लांट्स के साथ, कहते हैं कि 90% प्लांट के साथ माइकोराइजा अटैच होते हैं और वहां रह के क्या करते हैं? पौधे से थोड़ी सी खुराक लेते हैं, उसके बदले पौधे को मिनरल्स और पानी एब्जॉर्ब करके पहुंचाते हैं। इसी तरह लाइकिन, ये नाम तो आपने बहुत दफा सुना। लाइकिन्स भी सिम्बायोटिक, फंजाई और एल्गी की एक कॉम्बिनेशन है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी जगह ये ग्रो कर सकते हैं जहां कोई और सोच भी नहीं सकता है। खुश्क पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये हैबिटेट का जिक्र है। इसके बाद है साइज। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक भी हैं, बहुत छोटे। मसलन यीस्ट की कोई 13 स्पीशीज हैं, 12 या 13। इसी तरह बहुत सारे मोल्ड्स हैं, वो बहुत छोटे हैं, बारीक, वो भी नजर नहीं आते खाली आंख से। जबकि मैक्रोस्कोपिक में अभी जितनी शक्लें आपको दिखाई वो हम नजर आते हैं। इसी में एक फंगस का जिक्र किया गया है। इसका नाम है आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया ओस्टोई। ये कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जानदार है साइज में। अमेरिका में तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 2000 कुछ एकड़ का इलाका इन्होंने कवर किया। क्या लिखा है? 2385 एकड़्स। ये रकबा हजारों मीटर बनता है। एक ही इंडिविजुअल है और वो इतना फैला है कि पूरा एक इलाका कवर किया इसने। फंजाई है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा जानदार समझा गया है। हाँ, शक्ल तो फैला हुआ है ना असल में। ये आपको फंजाई की कौन सारी शक्लें दिखाना? हाँ जी, ओरिजिन यहाँ से हुआ है, उसके बाद ये फैलते फैलते पूरे इलाके को कवर किया इसने। मतलब लेंथ वाइज, यानी ये पौधों की तरह या जानवरों की तरह नहीं, ये फैलता है, जमीन की सतह से चिमट के फैलता चला गया और फैल के पूरे उसको कवर किया। तो ये इसको समझा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जानदार ये है। तो आप, यानी फंजाई आसानी से समझ में आने वाली मखलूक नहीं है। रंग है, मुख्तलिफ रंग बदलते हैं, चेंज, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस तो है नहीं, इसलिए पिगमेंट्स नहीं है, तो बेरंग ही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सफेद हो सकता है। इसके बाद इनके न्यूट्रिशन का पहले जिक्र कर चुके हैं। फंजाई कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफ है और एब्जॉर्प्टिव फीडर है। इस एब्जॉर्प्टिव फीडर का क्या मतलब है? एंजाइम बाहर रिलीज करके खुराक को बाहर डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं।
तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी में पाए जाते हैं। सर ये जो मिट्टी मतलब ऐसे ही खाली मिट्टी होती है सर, वहाँ पे घास निकलती है सर, वो क्यों निकलती है? मतलब उसमें हम कोई सीड्स या कुछ ऐड नहीं करते उसमें? जिसको हम मिट्टी समझ रहे हैं, ये मिट्टी बायो एलिमेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। तो यहाँ एक बात आई बेटा, सुनो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमें बचपन से, आपका तो बचपन अभी है, हमें बचपन में कहा गया कि हज़रत आदम मिट्टी से बने हैं, हम भी मिट्टी से बने हैं। वो तो वहाँ करते थे, बाहर जाकर मैं तो खुजाता था ऐसे, मिट्टी तो नहीं निकल रही थी, तो फिर मशकूक हो जाते थे अंदर। ये अल्लामा हजरात लोग भी, घर वाले भी कहते हैं मिट्टी से बने हैं, लेकिन मिट्टी तो है नहीं। तो मिट्टी से मुराद क्या है? बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट हर मिट्टी में है, लेकिन अगर उसमें पानी मिला तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर इस मिट्टी में सीड्स भी हैं, तरह तरह के स्पोर्स भी हैं, एनिमल के भी, प्लांट के भी, फंजाई के भी। तो जिसको कंडीशन बेहतर मिली, टेम्परेचर मिला, पानी मिला, न्यूट्रिएंट्स उधर हैं, तो वो ग्रो करेंगे। फंजाई भी इसी तरह ग्रो करेंगे। फंजाई भी डॉर्मेंट रह सकते हैं बड़े अरसे तक। तो हमारी मिट्टी, हमारी हवा और पानी कोई भी जानदारों से खाली नहीं, बस उनके लिए सेट ऑफ कंडीशन मिलने की देर है, वो एक्टिविटी